अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा में मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान और प्रोग्राम में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और दुआ करती हूं कि आपकी सुबह का आगाज़ एक मुस्कुराहट के साथ हो, अच्छी सी एनर्जी ख़ुद भी महसूस करें, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी एक पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र करें। और करना सिर्फ उसके लिए यह है कि एक हल्की सी, छोटी सी, प्यारी सी, मीठी सी मुस्कुराहट आपने अपने चेहरे पर रखनी है। हो सकता है कि आपकी ये कुछ लम्हों की मुस्कुराहट किसी का पूरा दिन बना दे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का जो सेगमेंट है, जो आगाज़ है, वो एक बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं और हम बात करेंगे आज के सेगमेंट में एजिंग के हवाले से, यानी कि बढ़ती हुई उम्र के हवाले से। ये एक ऐसा कुदरती अमल है जिससे हर इंसान को, हर जानदार को गुजरना है। जो चीज़ जान में है, जो चीज़ पैदा हुई है, उसको मुरझाना है और अपने इख्तिताम तक पहुंचना है। लेकिन हम एजिंग के प्रोसेस को किस तरीके से स्लो डाउन कर सकते हैं, आज इस पर बात होगी। प्लस कि हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, कौन सी ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं, बुरी आदत होती हैं जो कि हमारे एजिंग के प्रोसेस को बढ़ा देती हैं। बहुत सारी बातें होंगी, खासकर हम खाने के हवाले से बात करेंगे, ईटिंग हैबिट्स के हवाले से बात करेंगे, डाइट्स के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है मेहमान जोहा सुहेल साहिबा, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं जोहा? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जोहा, एजिंग का होना, उम्र का बढ़ना एक कुदरती अमल है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको हर इंसान को फेस करना है। लेकिन आई एम श्योर हम बहुत सारी गलतियाँ या कोताहियाँ कर रहे होते होंगे अपनी डेली रूटीन में, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ये प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल नबिया, ये बात आपने बहुत सही की कि एजिंग हर एक के ऊपर आनी है, ठीक है। लेकिन अगर सही वक्त पे आएगी तो उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है। लेकिन अगर वक्त से पहले आने लग जाएगी तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। आजकल बहुत से यंगस्टर्स में 30-40 ईयर्स की उम्र में आपको एजिंग के सिम्टम्स नज़र आते हैं। उनकी स्किन के ऊपर, उनकी बॉडी की मुख्तलिफ फंक्शंस ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। अब मेरे पास बहुत सी ऐसी लड़कियां, यंगस्टर्स आती हैं कि जो कहती हैं कि हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस बन रही हैं, झुर्रियाँ आ रही हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, स्किन ढिलक रही है मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ वो लेज़र थेरेपीज़ भी करवा रही हैं। लेकिन जब तक आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, इंटरनली आपकी सारी कंजम्पशन अच्छी नहीं होगी, तब तक उसका असर आपकी स्किन के ऊपर नज़र नहीं आएगा। आपके जो लेज़र थेरेपीज़ हैं 6 महीने कराएं, 7 महीने करवाएं, उसके बाद उसको दोबारा करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें होंगी जो एजिंग को रोक के रखें और जो एजिंग को प्रमोट करें, तो आपको उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नज़र आता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर स्किन की एजिंग के बारे में बात करूँ, क्योंकि आजकल इसका मसला बहुत आम होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपनी बॉडी में पानी का स्टेटस मेंटेन रखना है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी होती जाएगी तो आपकी जो स्किन है उसके अंदर खाली स्पेसेस बनती जाएंगी और इन स्पेसेस को कवर करने के लिए आपकी स्किन पे लाइंस पड़ जाएंगी। जाहिर है एक स्किन के अंदर पानी है तो वो प्लम्प रहता है। स्किन में पानी ख़त्म हो जाएगा तो स्किन के सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और वो फाइन लाइंस की सूरत इख्तियार कर लेंगे। सो सबसे पहला आपने काम ये करना है कि बॉडी का अपना हाइड्रेशन स्टेटस बेहतरीन रखना है। पानी बॉडी में मुनासिब रहेगा तो एजिंग नहीं आएगी। इसके अलावा बहुत से लोग गर्मियों में कैफ़ीन का इस्तेमाल भी शुरू कर रहे होते हैं और सर्दियों में भी कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अब तो जैसे कि हम विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो सर्दियों में आपने बताया कि जो कैफ़ीन है उसका इस्तेमाल ज़्यादा इनटेक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू समर्स में, और वाटर इनटेक भी विंटर्स में कम हो जाता है। तो ये हमारी स्किन के लिए, बॉडी के लिए कितना नुकसानदेह है? हमें ऑब्वियसली डिहाइड्रेट भी रखेगा। बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि आपको हाइड्रेशन अगर ठीक होगी तो आपकी स्किन ठीक रहेगी। अगर आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो आपकी स्किन के अंदर पानी निकल जाएगा और फाइन लाइंस और एजिंग का मसला आएगा। कैफ़ीन क्या करती है? बॉडी में से पानी को खारिज करती है, बाहर निकालती है। लेकिन ये नहीं कि आप बहुत यानी कि 1 कप भी पी लें तो नुकसान होगा। 1 कप इज़ रिकमेंडेड, यानी कि 1 चम्मच अगर चाय की पत्ती आप यूज़ करें तो आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप ओवरडोज की तरफ जाते हैं तो वो आपको डिहाइड्रेट करेगी। लेकिन एम्प्टी स्टमक लेना जोहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हमारे यहाँ हैबिट्स है ना कि सुबह उठते जब तक चाय या कॉफ़ी ना ली जाए तो बेड टी का भी कॉन्सेप्ट है, तो आंखें नहीं खुलती हैं। सो वो एम्प्टी स्टमक बॉडी में सुबह सुबह सबसे पहले आप कैफीन डाल रहे हैं तो वो आपकी बॉडी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करेगी, आपके एजिंग के प्रोसेस को भी फास्ट करेगी। अच्छा, इसमें डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है हमारे पास, ठीक है। हमने देखना गोल क्या है पेशेंट का, ठीक है। अगर एक पेशेंट आए एजिंग रोकने के लिए, एक पेशेंट आए वज़न कम करने के लिए। अगर एक पेशेंट वज़न कम करने के लिए आए तो हम उसको बेड टी रिकमेंड करते हैं। वो मेटाबॉलिज्म
विद मिल्क तो रिकमेंड नहीं करते, लेकिन Without milk, बहुत कम क्वांटिटी में मिल्क, क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, निज़ाम हज़्म में। लेकिन अगर एक बंदा आया कि भाई मैंने एजिंग के सिम्टम्स को कम करना है, तो हम उसको बेड टाइम पे रिकमेंड नहीं करते कि उस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप खाली पेट चाय पिए, अपने आप को इतनी मेहनत में लेकर जाएँ। आप पूरे दिन में किसी भी वक्त में 1 कप चाय ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आजकल आपने देखा होगा ग्रीन टी का रुझान बहुत बढ़ गया, और एक चीज़ और है, ग्रीन टी के कैप्सूल्स बहुत आ रहे हैं। वेट लॉस पेशेंट्स बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत रोका भी गया है कि इतने ज़्यादा इस्तेमाल मत करें, 1 कप ग्रीन टी एक दिन में इनफ है। अच्छा, जब हम टीज़ का या चाय का या कहवों का जिक्र कर रहे हैं, तो आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंड में कर रही है, दैट इज़ मोरिंगा टी, या उसका जो कहवा है आप वो ले सकते हैं। और उसके वैसे भी हमने सुना है हर्बल में के बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ़वाइदे, बेनिफिट्स है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। सो मैं चाहूँगी कि इस हवाले से भी आप बात करें कि किन लोगों के लिए रिकमेंडेड है या कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, और एजिंग के हवाले से ख़ासकर जब हम बढ़ती उम्र की बात करते हैं, तो इसका क्या किरदार है मोरिंगा टी का? अच्छा, इसमें इस तरह से नबिया, मोरिंगा जो है वो बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट काम कर रही है। डायबिटीज़ के लिए भी अच्छी है, जिन फीमेल्स को PCOS बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ रही है, उनके लिए बहुत अच्छी है। वज़न को कम करने के लिए अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए भी इवन बहुत अच्छी है। सो मोरिंगा एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इसके अंदर पॉलीफिनोल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं, जो ऐसी चीज़ें जो ऑब्वियसली स्किन को टाइट अप करके रखती हैं। स्किन के अंदर पानी को भी हाइड्रेट करवाती हैं, यानी कि बॉडी के सेल्स में पानी को स्टोर करवाने में रोल प्ले करती हैं नॉर्मल क्वांटिटी में। तो ये आपके एजिंग को भी रोकता है और साथ ही साथ आपको किसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जाने भी नहीं देता। लेकिन अगेन मैं एक बात करूँगी कि कंट्रोल अमाउंट की कंजम्पशन, ओवरडोज करना या ओवर कंजम्पशन करना आपके लिए नुकसान है। अच्छा, अगेन फिर उसी बात पे, उसी पॉइंट पे कि किस चीज़ का किस वक्त किस तरीके से इस्तेमाल करना, ये बहुत डिपेंड करता है। इस बात पे ज़रूरी है इस पे बात करना, क्योंकि अगर पानी का भी हम ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे या कम इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों सेहत के लिए नुकसानदेह है। मॉडरेशन में इस्तेमाल होना चाहिए। तो जैसे हम अभी मोरिंगा की बात कर रहे हैं, तो इसको सही लेने का वक्त क्या है, और इसी तरह मैं पानी की भी बात करूँगी कि पानी सही पीने का तरीका क्या है। ये 2 क्वेश्चंस मेरे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि पानी आजकल लोग पानी के फॉर्म में बहुत पी लेते हैं। 1 घंटे में पूरे दिन का वाटर 1 घंटे में ऐसे ही है, ये नहीं करना। आपके पास इस मौसम में मैक्सिमम फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, सेब अवेलेबल है, अमरूद अवेलेबल है, आपके पास नींबू अवेलेबल है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपने करने के जूस बना के पिए, आप लेमनेड बना कर पिए, आप डिफरेंट फ्रूट सैलड्स कंज्यूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फल का जूस ही पीना है, आप फल का सैलड भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसको डिफरेंट एक बाउल बना लें अपने पास, उसके अंदर भी आपके पास पानी मौजूद होता है, जो कि आपकी बॉडी के हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली पानी का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन भी आपकी किडनीज़ के ऊपर लोड देते हैं, जो कि आपकी किडनीज़ के लिए अच्छा नहीं है। सो दिन में 6 से 7 ग्लास पानी रिकमेंडेड है। बाकी जो है आप वो फलों से, सब्जियों से पूरा कर सकते हैं, और फल सब्जियां तो आपकी एजिंग को बहुत जल्दी रोक देती हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में भी है कि इसमें शिफा है और ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसमें अजवा खजूर का भी जिक्र आ जाता है, जैतून का भी जिक्र आ जाता है, शहद का भी जिक्र आ जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं, उनको हमने देखा है, उनकी जो दिन का आगाज़ होता है वो लेमन वाटर विद हनी, वार्म वाटर, ये फ़ायदेमंद है, वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है, और जो फाइन लाइंस जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया, ये उसके लिए भी बेहतर है। भैया ये चीज़ें ऐसी, जैसे शहद की आपने बात की, शहद में हमारे पास एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। शर्त ये है कि वो हो प्योर ऑर्गेनिक हो। यस। उसमें अब ये है कि आप अगर उसको अपनी स्किन के ऊपर भी अप्लाई करते हैं, अब वो आपको तब भी फ़ायदा देते हैं। अगर आप उसको खाते हैं, वो आपके लिए तब भी फ़ायदेमंद है। तो मैं बहुत से पेशेंट्स को, जिस तरह से आपने एक मिक्सचर बताया जिसमें आप नींबू ऐड कर रहे हैं, शहद ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, जो कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप कंज्यूम करते हैं तो मेटाबॉलिज्म को भी आपको अच्छा रखता है, आपके स्टमक को साफ़ करता है, आपके जिगर की सफाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका मैदा और आपका जिगर साफ़ है तो आप समझना आपकी स्किन साफ़ है। दैट्स ग्रेट। तो स्किन साफ़ करने का बेहतरीन हल है कि आपकी इंटरनल बॉडी साफ़ होगी तो स्किन साफ़ होगी। हाँ, अभी तो हमने डिफरेंट डाइटरी पैटर्न के हवाले से बात की, हमने कैफीन के हवाले से भी बात की, हाइड्रेशन के हवाले से भी बात की, लेकिन अब हम ज़रा बात करते हैं जीन्स के हवाले से कि कुछ ख़वातीन या कुछ मर्द, आप ऐसी जीन्स कैरी कर रहे हो कि जिसमें एजिंग का जो प्रोसेस है वो अक्सर लोगों के अर्ली स्टार्ट हो जाता है, या बहुत सारी ख़वातीन हमने देखी हैं, बहुत सारा अपना ख्याल भी रख रही होती हैं, लेकिन अंडर आई जो एरिया है वो बहुत प्रोमिनेंट हो रहा होता है, दो की उतनी एज नहीं है, जो फाइन लाइंस हैं जैसा कि आपने बताया वो बहुत अर्ली आना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप इस तरह की ही जीन्स कैरी कर रहे हो और आपको पता है कि इस प्रोसेस में आप एज़ कम्पेयर टू अदर्स आपने जल्दी दाखिल हो जाना है, तब हम किस तरह की एहतियात कर सकते हैं?
जीन्स एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ओह यस, बहुत ही बड़ा पॉइंट है। बहुत से लोग आजकल वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, एंटी एजिंग चीज़ें करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जीन के ऊपर वो चीज़ कोडेड है ना, तो वो आपके ऊपर आनी ही आनी है। आप उसका स्लो प्रोग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं अचीव होना ही होना। सो उसमें अब ये है कि अगर आपको पता है कि आपकी मदर में, आपकी ग्रैंड मदर में इस तरह के मसाइल हैं कि आपके हल्के पड़ रहे हैं, फाइन लाइन्स बन रही हैं, तो आप उसका एहतियात पहले से शुरू कर दें। आप कैफ़ीन वाली चीज़ें, आप रिफ़ाइंड फूड जिसमें चीनी वाली चीज़ें आ जाती हैं, इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल और साथ में नमक का इस्तेमाल, इन 3 चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल आप छोड़ दें। ठीक। चीनी वाली चीज़ें जितनी इस्तेमाल करते हैं वो आपकी स्किन के अंदर रिंकल्स प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी को बढ़ा देती है। AGEs प्रोड्यूस होते हैं चीनी वगैरह खाने से, मैदा, चीनी, बेकरी प्रोडक्ट्स। सो AGEs बनते हैं जो आपके रिंकल्स को बनाते हैं। ठीक है, नमक कंज्यूम करने से भी रिंकल्स की प्रमोशन बढ़ जाती है, चाहे वो आपका नमकदानी वाला नमक है या किसी फूड के अंदर नमक डला हुआ है। जैसे प्रोसेस फूड्स में नमक ऑलरेडी हमारे पास एडेड होता है। सुबह के टाइम तो हम वनों पे डाल भी भर होते के हैं, है ना, तो वो टेबल सॉल्ट आपने यूज़ नहीं करना। ठीक ठीक है, है। और कैफीन मैंने पहले ही बता दिया। Okay. सो अगर आपको पता है कि आपके जीन्स में ये मसला है, तो इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल आपने सबसे पहले रोक देना है, बहुत मॉडरेशन में करना है। और आपने कोशिश करनी है कि पानी का इस्तेमाल, विटामिन C का इस्तेमाल, इसके अलावा अंडे की जर्दी का इस्तेमाल, एग योक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जिंक मौजूद होता है जो रिंकल्स को ख़त्म करता है। सो ये 3 चीज़ें हमारे पास रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हल्दी का इस्तेमाल, हल्दी में हमारे पास करक्यूमिन मौजूद होता है जो आपकी बॉडी के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करता है। मैंने शुरू में ही बताया कि पानी रिटेन जितना होगा स्किन के अंदर उतना अच्छा है। हल्दी दूध बेस्ट हो गया। अगर हल्दी दूध बेस्ट हो गया। हल्दी आप वैसे भी खा सकते हैं, आप अपने खाने पे स्प्रिंकल करके आप टैबलेट की फॉर्म में भी खा सकते हैं। अब तो इसकी जो टैबलेट्स आती है, लेकिन अगेन अब तक कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग लें। लेकिन अगर आप नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल पूछे तो वो 2 पिंचेस अ डे हल्दी के ले सकता है। और ये तो हमारी इंटरनल हीलिंग के लिए टर्मरिक के ऊपर, बल्कि आई मस्ट से एक शो भी हम पूरा डिज़ाइन कर सकते हैं कि ये आपकी इंटरनल हीलिंग के लिए कितना अच्छा है। एजिंग के प्रोसेस के हवाले से भी आप बता रही हैं कि इसका एक चुटकी इस्तेमाल बस अपने करना है, 2 पिंचेस मैक्सिमम आप इस्तेमाल करें तो आपके रिंकल्स को अच्छा। अब हम ज़रा उन मर्द ख़वातीन की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस कर लेते हैं। ऐसे लोगों से हम अचानक मुलाकात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो वेट लॉस करने में तो कामयाब हो जाते हैं और बड़ा अच्छा उनका डाइटरी पैटर्न होता है, लेकिन जब हम उनको करीब से देखते हैं तो जो आइज़ हैं वो थोड़ी सी बेजान दिखाई दे रही होती हैं। तो ये क्या किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से हम वज़न तो अपना घटा लेते हैं? और ख़ासकर ये उन लोगों में है जो अचानक बहुत ज़्यादा वज़न घटाते हैं, उनकी स्किन उस तरीके से फ्रेश दिखाई नहीं देती। बिल्कुल नबिया, मैंने लाइव एग्जांपल देखी है। पिछले दिनों मेरे ऑफिस में एक बच्ची आई हुई थी और उसकी 2 महीने बाद शादी है। ठीक है, और आप इमेजिन करें कि उसने वज़न तो कम कर लिया खुद ही से ही प्लान्स फॉलो करके जिस तरह से भी था, लेकिन उसकी स्किन के ऊपर, उसके फेस के ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं थी, कोई ग्लो नहीं था, बहुत डल हो चुकी थी स्किन। जैसे आप आंखों की बात करें, बिल्कुल खाली और अजीब सा सारा सीन था। तो उसके पीछे बेसिक रीज़न यही है कि आपकी डाइट ठीक नहीं, आपकी डाइट डेफिशिएंट है। वो दिन में क्या खा रही है? 1 ग्लास ग्रीन टी, 2 खजूरें, 5 बादाम, 1 फल, ये डाइट है पूरी। तो अगर आप ऐसी डाइट लेंगे तो आपको ऑब्वियसली उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे ना, हेयर फॉल भी होगा, स्किन डैमेज भी होगी, डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा उसकी आंखों के नीचे था। अब उसको मैंने इमीडिएटली तो ऑब्वियसली ये तो नहीं कहा कि तुम एकदम से डाइट को वो करो, दोबारा से वापस की तरफ आओ। इवन बैलेंस डाइट भी हम ऐसे केसेस में एकदम से रिकमेंड नहीं कर पाते, क्योंकि पेशेंट की बॉडी रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि पहले वो बिल्कुल फाकों के ऊपर है, अब हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे बॉडी रिएक्ट करेगी। सो स्मॉल चेंजेस के ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने उसको एक चीज़ रिकमेंड की कि तो उसकी स्किन के ऊपर ना जगह जगह डार्क पैचेस बनते जा रहे थे, ब्लैक पैचेस चीक्स के ऊपर, अंडर आइज, अंडर लिप्स। सो उसमें जो कोकोनट ऑयल है वो बहुत बेनिफिशियल है। इसमें विटामिन ई होता है हमारे पास जो आपके इन चीज़ों को ख़त्म करके रखता है। सो अगर कोई इस तरह के हैं जो डाइट प्लान फॉलो करके अपनी स्किन की वजह से बड़े परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कोकोनट ऑयल का डाइट में भी इस्तेमाल शुरू कर लें और टॉपिकल एप्लीकेशन की तरफ भी आ जाएं। ठीक है, अच्छा कोकोनट ऑयल को हम अपने खाने में भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फ़ायदे सुने हैं कि अगेन कुछ लोग जो है कोकोनट ऑयल, बहुत सारी डाइट्स इस तरह की आ चुकी हैं कि एम्प्टी स्टमक भी रिकमेंड की जाती हैं, तो इसको किस तरीके से कंज्यूम करना है? इसको आप, एक तो मैंने बताया ना कि अगर आपका स्किन का मसला तो आप टॉपिकल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्किन का मसला नहीं, आप वैसे हेल्दी ईटिंग की तरफ आना चाह रहे हैं, तो आप इसको कुक भी कर सकते हैं। कुकिंग का इसके ऊपर कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आप इसको थोड़ा बहुत एयर फ्रायर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने सैलेड पे स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, आप इसको रोटी के ऊपर ग्लेज करके भी खा सकते हैं। सो इसको आप किसी भी तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए बात करते हैं जो वेट
लॉस तो कर लेते हैं या जो अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हेयर फॉल का मसला होता है और फाइन लाइंस जब आना शुरू होती हैं या अंडर आई हम देखने के प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है, ये सारे जब प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, फिर इनको रिवर्स करना जोहा इतना आसान नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने बहुत सारी ख़वातीन से सुनी हेयर फॉल हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो मैंने बस गलती होगी, वो बस डाइट ऐसी कर ली, कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई, लेकिन उसके बाद फिर जाते हैं फ़ौरन से पहले एस्थेटिक फिजिशियंस के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन उसको रिवर्स करना, वो जो डैमेज एक बार हो चुका है वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब बॉडी एकदम से वज़न कम करती है ना, और अगर हम लोग पेशेंट को नॉर्मल डाइट की तरफ लेकर आए ये लॉसेस कम करवाने के लिए, तो बॉडी रीगेन की तरफ दोबारा आ जाती है। बॉडी के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डॉर्मेंट हो जाते हैं वाइल्ड डाइटिंग, लेकिन जब आप डाइटिंग छोड़ते हैं, आप दोबारा से ईटिंग को दोबारा से रिज्यूम करते हैं, तो क्या होता है कि ये सारे एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और आपको ओबेसिटी की तरफ ले जाते हैं। अब उधर से डिप्रेशन दो तरह का हो जाता है, एक तो हेयर फॉल वगैरह सब हो रहा है, स्किन बहुत ख़राब हो रही है, पेशेंट खाना शुरू करता है तो क्या होता है कि मोटापा दोबारा आ जाता है। सो एक साइकोलॉजिकल भी ये चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपको जो डाइट आपके लिए है उसको फॉलो करें। अब कीटो डाइट का इतना ट्रेंड पिछले दिनों चलता रहा है जो कि वेट लॉस के लिए नहीं है, जो बेसिकली हम एपिलेप्सी के पेशेंट्स को देते हैं, लेकिन लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, फिर पछताते हैं कि हमने ये क्यों फॉलो की, लेकिन पछतावा 6-7 महीने के बाद आता है, जब तक नुकसान बेतहाशा हो चुका होता है। अच्छा, जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं या मोटापे का शिकार होते हैं, वो हमेशा अपनी एज से दुगने लग रहे होते हैं। मतलब आपको पता चलेगा कि ये तो बच्चे की एज या बच्चे की एज बहुत कम है, लेकिन चूंकि मोटापे का शिकार हैं तो इस वजह से जो एज है वो उससे डबल लग रहे होते हैं। और वो लोग जो कि वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी खुराक का ख्याल रखते हैं, हम बहुत सारे एक्टर्स की मिसाल ले लेते हैं, दे लुक यंग, हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे मुल्क में भी हैं, बाहर भी हैं, जो कि सारी ज़िंदगी अपने खाने में एहतियात बरतते हैं, लेस ऑयली फूड खाते हैं, वाइट शुगर नहीं लेते, या बहुत सारी चीज़ें जिनका आपने जिक्र किया, और दे लुक फिट। और हम देखते हैं कि जो एजिंग है वो उस तरह से, भाई क्या किया है आप पे, तो लगता है कि शायद कोई बिजली गिरी हुई है, एजिंग ही नहीं हो रही है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर आया ना, उन्होंने हर चीज़ वो रखी कि जो बैलेंस्ड है। पता है, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा कर लेने से या कम कर लेने से बॉडी हेल्दी नहीं होती है। हर चीज़ इतदाल में रह के इस्तेमाल करते हैं तो वो अच्छी है। अब मैं पेशेंट आता है, मैं आज से आधा घंटा फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर लेता हूँ। अब वो आधा घंटा आज फिजिकल एक्टिविटी कर लेगा, कोई वॉक कर लेगा या कुछ भी कर लेगा, जॉग कर लेगा, लेकिन 3 दिन बाद बॉडी में ऐसे क्रैम्प्स पड़े होंगे कि वो चौथे दिन नहीं जाता। सो मॉडरेशन से, स्मॉल स्टेप्स से अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं। अगर आप वॉक करना चाह रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप डेली 5 मिनट की शुरू करें, इवन 1 मिनट की शुरू करें। मैं ऐसे कहती हूँ कि आपने आज वॉक करनी है स्टार्ट, आप 1 मिनट की करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, ताकि बॉडी आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट करती है ना। आपने अब डाइट प्लान चेंज करना है, आप दिन में एक चीज़ ऐड कर लें। अब जैसे एजिंग की हम आज बात कर रहे हैं, तो एजिंग के लिए मैं पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि आप हल्दी की 2 पिंचेस यूज़ करना शुरू कर दें, बस स्मॉल चेंज। मैं तो बस आज से स्टार्ट करने वाली हूँ। हाँ बिल्कुल। तो 2 महीने भी अगर पेशेंट इस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली फॉलो करता है तो फिर हम सेकंड चेंज लेकर आते हैं। सो स्लो और स्टेडी अगर आप चलते हैं तो उसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है, और वो ये नहीं होता कि आपको बड़े लॉन्गर रन में आप असर लें और वो बड़े ही छोटे टाइम में निकल जाता है। अच्छा जोहा, विटामिन सी का कितना अमल दखल है हमारी स्किन के फ्रेश होने में या यंगर या फ्रेश दिखने में? बहुत इंपॉर्टेंट है नबिया, क्योंकि विटामिन सी बॉडी में कोलेजन बनाता है, ठीक है, और कोलेजन हमारी स्किन की एक बड़ी बेसिक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है कि अगर ये बॉडी में नहीं होगी तो आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वो भी नहीं होंगे, सो एजिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। सो अब विटामिन सी के इंपॉर्टेंट अगर सोर्सेज की बात मैं करूँ तो आजकल तो बहुत सी चीज़ों में आपने अंगूर देखें कितने अवेलेबल हैं, अनार कितना अवेलेबल है, टमाटर पूरा साल रहते हैं, नींबू पूरा साल अवेलेबल है हमारे पास, सर्दियों में किनू माल्टे आ जाते हैं। सो ये सब चीज़ें विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। लेकिन मैं अगेन ये रिकमेंड करती हूँ कभी भी इन फलों को जूस की फॉर्म में कंज्यूम ना करें, ठीक है, रॉ यूज़ करें, इनको इनकी अपनी रॉ फॉर्म में यूज़ करें, ताकि विटामिन सी के साथ साथ जो बाकी बेनिफिट्स हैं वो आपकी बॉडी तक पहुँचें। वरना क्या होता है कि बाकी चीज़ें निकल जाती हैं प्रोसेसर के अंदर और आपकी बॉडी में सिर्फ पानी और फल की जो चीनी है, फ्रुक्टोज जिसको कहते हैं, वो आपकी बॉडी तक आती है। सो इट्स बेनिफिशियल कि आप उसको उसकी अपनी फॉर्म में कंज्यूम करें। थैंक यू सो मच जोहा, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, और जो टिप्स आपने हमारे साथ शेयर की, हल्दी वाला इस्तेमाल तो मैं आज से ही करने वाली हूँ, और आप भी अगर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएँ अपने डाइटरी ईटिंग हैबिट्स में तो आई एम श्योर आप भी फ़र्क महसूस करेंगे। इसके साथ ही लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।